तो बच्चों हम लोग आज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स देखेंगे। तो बेटा ये बहुत यू कैन से कि इसमें कई चीज़ें हमें देखनी है। तो आज हम इसका सिंपल फॉर्म देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की, राइट। तो हम लोग डिस्कस करेंगे अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स हमने देखा था और अब हम फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स देखेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बच्चों किसे बोलेंगे? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेटा हम उसे बोलेंगे जिसका रेट कंसंट्रेशन टर्म की फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल हो। तो वो सभी रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन कही जाएगी। तो ऑल दोज रिएक्शंस are said to be first order reactions for which rate of reaction is directly proportional to the concentration term directly proportional to the first power, one power, to the one power raised on कंसंट्रेशन टर्म। तो देखो बच्चों, टीचर की वजह से होने की वजह से बेटा ये डिफिनीशन हमने लिख दिया। तो लेकिन अब इसमें जो ज़रूरी बात है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। केवल आपको इतना जानना है कि कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर अगर पावर 1 है ना, तो जो रेट इक्वेशन है इसको हम शार्ट में लिख दें। तो जो रेट इक्वेशन है ना बेटा, जो रेट इक्वेशन है यानी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन टर्म की पावर केवल 1 हो, राइट। जैसे ए है तो इसकी पावर होना चाहिए 1, या मान लीजिए कुछ अगर ऐसा लिखा हुआ है तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मान लीजिए दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, तो इसकी पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर 0। तो टोटल यहाँ ऑर्डर कितना निकल करके आ जा रहा है, n इज इक्वल टू 1। यही इतनी मीनिंग है जो ऊपर हम लोगों ने लिखा। अब हम एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं और उसके लिए फिर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को डिराइव कर लेते हैं। तो आप देखिए, हमने एक जनरल रिएक्शन लिया फॉर एनी जनरल रिएक्शन, हमने ये कोई जनरल रिएक्शन लिया कि ए गिव्स प्रोडक्ट। तो अब टाइम जब t इज इक्वल टू 0 है तो इसका कंसंट्रेशन हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि A है और प्रोडक्ट तो कुछ बना नहीं होगा,
तो इसका कंसंट्रेशन होगा 0। और जब टाइम जो है t इज इक्वल टू टी हो जाए तो हम मान लेते हैं कि इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा a माइनस एक्स। और यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बन चुका होगा उसका कंसंट्रेशन होगा x। तो यहाँ से अगर हम रेट इक्वेशन लिखें तो रेट इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के, है ना, ये रेट को, तो इज इक्वल टू के विद इन ब्रेकेट ए माइनस एक्स पावर 1। तो 1 पावर चाहे लगाएं या ना लगाएं तो सेम ही रहेगा। अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो यक्स वाले टर्म को एक साथ रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई ए माइनस एक्स, पावर लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये हो जाएगा के इंटू डी टी। तो अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ above इक्वेशन, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ above इक्वेशन कामा बी गेट, हम क्या पाएंगे, इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए। तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के, तो बाहर हो जाएगा, डी टी को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहां से हमें क्या प्राप्त होगा, इसका इंटीग्रेशन बच्चों आता है माइनस एल एन बेस ई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू टी, के इंटू टी प्लस सी। तो यहाँ बेटा सी क्या है, हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। जब हम टाइम 0 मान लेंगे तो c की वैल्यू को निकालने के लिए, c की वैल्यू जो कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो आप देखें कि अगर हम t को 0 मान लें तो x भी हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो इस दोनों वैल्यू को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आप देख लें, उस दोनों वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा, माइनस एल एन बीस ई विद इन ब्रेकेट ए माइनस 0 इज इक्वल टू के इंटू 0 प्लस सी। यहां से आप देख लें सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, सी की वैल्यू आ गई माइनस एल एन बीस ई ए। तो इस वैल्यू को चलो अब हम इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो बाई substituting the value of c in equation 1 कामा बी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, अब आप सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलेगा हमें, माइनस एल एन बेस ई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू टी माइनस एल एन बेस ई ए। ठीक है बेटा, तो यहां से हमें आगे क्या मिलने वाला है, हम इसको एक तरफ कर लेंगे, एल एन बेस ई ए को हम इस तरफ कर लेंगे।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ln बेस ई ए माइनस ln बेस ई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू टी। इसके आगे हम लोग यहाँ लाग की प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ln बेस ई ए अपान ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। तो इसे हम बोल देंगे बेटा इक्वेशन नंबर 2। हमें जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। हमें पता है कि अगर हमें ln को log में कन्वर्ट करना है तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं हम 2.303 है ना अपान टी इज इक्वल टू अपान टी log बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के। इसे हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। ठीक है बेटा। तो यहां से हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 है ना, जैसे हमें एक बात पता है कि हमें एक चीज पता है, अगर हम एक चीज यहाँ कंसीडर करें कि आर नॉट, अगर हम ये कंसीडर करें कि आर नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, आर नॉट इज इक्वल टू ए, और ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है। और आर हमारे पास क्या है, ए माइनस एक्स, ये क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन है ना, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा। तो अगर हम इस दोनों चीज को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करें, है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 कामा बी गेट, हम क्या पाएंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारे पास ln बेस ई है ना, आर नॉट अपान आर इज इक्वल टू के टी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी। अब हम इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे हम इसको लिख सकते हैं ln बेस ई आर नॉट माइनस ln बेस ई आर इज इक्वल टू के टी। अब अगर हम माइनस साइन से दोनों तरफ क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें -1 से, है ना, ये इस पूरे इस पार्ट में मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई -1, यहाँ पर कर दें -1 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें -1 से। तो हमें पता है कि ये पार्ट पहले आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा ln बेस ई कंसंट्रेशन ऑफ आर विच इज रिमेनिंग कंसंट्रेशन माइनस ln बेस ई आर नॉट विच इज इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस के टी। तो ये हमें क्या मिलने वाला है, ln बेस ई कंसंट्रेशन आर, इसे एक ही स्टेप में लिख सकते थे बेटा
परंतु आपको समझाने के लिए ऐसा किया हमने। तो आर नॉट अपान आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। तो देखिए, जैसे सपोज करिए कि हमने लिखा है, हम इसमें लाग वाली चीज, जैसे हमारे पास लिखी गई है log बेस 10, 100 की वैल्यू कितनी आती है 2। अगर हम यहाँ से लाग को समाप्त करके जनरल फॉर्म में लिखना चाहें बेस को यूज करके, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100। अब आप देखिए, ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को हम इक्वल टू में ले जाते हैं। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी चीज को हम लोग यहाँ यूज करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को हम इस इक्वेशन के लिए अप्लाई करें। तो हमें यहाँ से क्या मिल सकता है, मीन्स इस बेस की पावर हम ये लगा देंगे माइनस के टी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा e की पावर माइनस के टी इज इक्वल टू आर, अब कंसंट्रेशन आर अपान आर नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, मुझे लग रहा है कि ये चीजें साफ साफ आपको दिख रही हैं, है ना। तो हम लोग जो है यहाँ से हमें एक और नया इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, रिमेनिंग कंसंट्रेशन दैट इज आर इज इक्वल टू आर नॉट मल्टीप्लाइड ई टू द पावर माइनस के टी, है ना। तो हमें जो है एक इक्वेशन ये भी मिल गया, इसे हम बोल देंगे, हमारे पास आ गया एक इक्वेशन ये, है ना। तो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो यू कैन से, इसमें ये क्या है, यहाँ पर आप देख लें, आर जो है वो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, ई क्या है बेस ऑफ नेचुरल लॉग है, के क्या है रेट कांस्टेंट है, टी क्या है टाइम है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस चीज को लिख सकते हैं, और मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे होंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। जैसे यहाँ पर अब आपको लिखना भी चाहिए कि ई जो है क्या है, वो बेस ऑफ नेचुरल लॉग है। यहाँ पर अगर हम इस टर्म को जल्दी से लिख दें तो हमारे पास क्या है, ऊपर हमने लिखा भी है, ये आर जो है वो क्या है, रिमेनिंग कांस्टेंट है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। आर क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, और आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ई क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, और के क्या है, यहां पर हमारे पास रेट कांस्टेंट है, और यहां पर टी क्या है, हमारे पास टाइम है बेटा। तो इस प्रकार से भी इसे लिखा जा सकता है। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमारे पास 2, 3 और इसे हम नंबर दे देंगे 4। तो 4 है ना। तो ये सारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होंगे, इन सभी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को फॉलो करेंगे, राइट। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल देखना चाहें, है ना, तो हम इसको
मिटा देते हैं। यहाँ से हम कुछ एग्जाम्पल देख लें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। बहुत सारे एग्जाम्पल हमने स्यूडो ऑर्डर में भी लिखे हैं और यहाँ पर भी, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है तो वो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगली चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे तो वो है एग्जाम्पल ऑफ, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की क्या क्या हो सकते हैं। जैसे डाइजोनियम क्लोराइड का पानी के साथ रिएक्शन है ना, तो C6 पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल C6H5N2Cl। अगर हम पानी के साथ इसका क्या करें HOH प्लस HOH, तो यहाँ से ये C6H5OH प्लस N2 प्लस HCl है ना। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। दूसरा जैसे अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2 है ना, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का पानी के साथ रिएक्शन से ये फिनॉल बन रहा है, नाइट्रोजन गैस निकल रही है और ये HCl का फॉर्मेशन हो रहा है। अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2 का अगर डिकम्पोजिशन होगा तो ये N2 प्लस H2O बनाएगा, ये एग्जाम्पल है। तीसरा, मेरे ख्याल से मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ लेकिन पढ़ तो सब कुछ दे रहा हूँ, एक बार मैं फिर से भी पढ़ दूंगा। अगर कोई एस्टर है जैसे RCOO R प्लस HOH, पानी को हम क्या लिखते हैं HOH, H2O को हम HOH लिखते हैं। ये पानी है H2O लिखें चाहे HOH लिखें, तो ये क्या बनाएगा RCOOH प्लस R-OH, ये ऐसा कुछ बनने वाला है हमारे पास। ये भी फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल है। जैसे हम अगर यहाँ पर और दूसरा रिएक्शन लिखें, देखें आप, ये क्या है एस्टर है, ये पानी है, ये एसिड है, ये एल्कोहल है, ये अमोनियम नाइट्राइट है, ये N2 है, ये वाटर है, ये डाइजोनियम क्लोराइड है, ये पानी है, ये फिनॉल है, ये N2 गैस है, HCl है। जैसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये भी इसी में आ जाता है फर्स्ट ऑर्डर में है ना। जैसे हमने मान लीजिए लिख दिया C12H22O11 प्लस HOH, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये रिएक्शंस हमने पहले लिखी हैं है ना स्यूडो में। जैसे यहाँ से फिर से रिपीट कर दे रहे हैं हम, जैसे एस्टिक एनहाइड्राइड है CH3CO ट्वाइस O प्लस ट्वाइस NaOH, ये एक्सेस में अगर है NaOH तो यहाँ से ट्वाइस CH3COONa प्लस H2O। तो ये सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या है एग्जाम्पल है। तो अब हम लोग जो है इसमें कुछ जरूरी पॉइंट्स देखेंगे जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है और कुछ जो है ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बना करके हम समझेंगे इन चीज़ों को, राइट। तो आइए हम लोग जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो मुझे लग रहा है कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। 2, 3, 4 ये इक्वेशंस हमने डिराइव किए हैं, राइट। तो आइए हम लोग इसके कुछ जरूरी पॉइंट्स देखते हैं। मिटा दिया जाए इसको मिटा दिया जाए तो ठीक है बेटा, इसको हम लोग मिटा देते हैं। और अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमने 2, 3, 4
ये इक्वेशन डिराइव किया है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको हम कुछ पॉइंट में देख लेंगे। और हमने जो रिएक्शन लिखी है 2, 3, 4, तो 2, 3, 4 इसको जो है हमने क्या किया है, इसको हम लोगों ने डिराइव किया है जो इसे फॉलो करेंगे। ठीक बेटा, तो चलिए हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है बेटा, तो पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में तो हम यही बात लिख देंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस ओबे रेट इक्वेशन 2, 3 एंड 4। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस ओबे the rate equations 2, 3 एंड 4। पहली बात तो ये है कि जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस हैं, ये 2, 3 और 4 जो इक्वेशंस हमने डिराइव किए हैं रेट इक्वेशन, इनका पालन करेंगी, है ना। दूसरी बात हमें क्या समझना है, दूसरी बात हमें ये समझना है बेटा, दूसरी बात हमें ये समझना है कि ए चेंज इन कंसंट्रेशन यूनिट विल नॉट चेंज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ की, है ना। दूसरी बात हमें क्या समझना है कि अगर हमारे पास जो इक्वेशन है, हमारे पास इक्वेशन क्या है कि k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। तो अगर हम इसमें कंसंट्रेशन को चेंज करें, जैसे सपोज करिए कि इनिशियल कंसंट्रेशन जैसे हमने लिखा था कि A गिव्स P, यहाँ ये बनता है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम इसको Na एज्यूम कर लें, है ना, तो ये T टाइम T इज इक्वल टू 0 पर तो ये यही होगा और ये 0 रहेगा, है ना। तो यहाँ से अगर ये t इज इक्वल टू टी हो जाए, है ना, टी टाइम पर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एन ए माइनस एक्स, है ना, एन ए माइनस ए एक्स टी टाइम पर, है ना, एन ए माइनस ए एक्स। बचा हुआ कंसंट्रेशन, स्टार्टिंग कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है ना, एन ए, और यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा, है ना, एन एक्स ऐसा कुछ। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एन एक्स बनेगा, है ना। तो यहाँ से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं एन से, मीन्स जैसे हमने लिखा कि k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log बेस 10 एन ए अपॉन एन। रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन
यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन तो हमारे पास क्या रहेगा, एन ए, तो एन माइनस ए माइनस एक्स। तो यहाँ से देखिए आप ये से ये कैंसिल हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि के की वैल्यू पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। 2.303 अपान टी log बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स। यहाँ से क्या कंक्लूजन हमें मिल रहा है कि अगर कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल में कोई भी क्वांटिटी होगी, कोई अदर क्वांटिटी होगी, है ना, तो उसको हम इसमें क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एनी क्वांटिटी which is proportional to concentration which is proportional to concentration can be substituted, है ना, which is proportional to concentration, जो concentration के proportional में है, can be used, which is proportional to concentration can be used in place of concentration, तो आगे चल करके हम इसे यूज भी करेंगे। अभी हम लोग सिंपल फॉर्म में इसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो जैसे हम अगला पॉइंट ये अगर समझें, मान लीजिए हम इक्वेशन वन देखिए हमें क्या मिला हुआ है कि इक्वेशन टू को देखिए, यही इक्वेशन आप ध्यान दे लें, तो इसको देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू 2.303 अपान टी log बेस 10 आर नॉट अपान आर। अगर हमने इसको कुछ इस प्रकार से लिखा तो देखिए इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log बेस 10 आर नॉट अपान आर। आर क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं कि टी अपान 2.303। तो यहाँ से देखिए इसको हम लिख सकते हैं log बेस 10 आर नॉट अपान आर इज इक्वल टू टी इंटू के अपान, ऐसे लिख लो, के अपान 2.303 इंटू टी। तो ये हो जाएगा हमारे पास y, ये हो जाएगा हमारे पास m, और ये हो जाएगा हमारे पास x। y इज इक्वल टू एम एक्स। अगर हम इसके लिए ग्राफ ड्रा करें तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। y पर हमने क्या रखा, log बेस 10 आर नॉट अपान आर, और यहाँ पर हमने टाइम रखा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, और इसका जो स्लोप होगा मीन्स tan थीटा, दिस विल कम्स आउट के अपान 2.303। तो यहाँ से हम ये ऐसा भी ग्राफ एक ड्रा कर सकते हैं, है ना। अभी बहुत जरूरी पॉइंट हम नेक्स्ट
अगर हम इसको कुछ नंबर करके आपको समझा दें तो आप देख लें कि ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हमने सीखा, यहाँ से हम इसको बोल दें तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट। तो इसे आप देख लें आराम से। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये सब हम मिटा देते हैं। तो हमने 3 पॉइंट देख लिए हैं। चौथा पॉइंट देखिए, हमने जो है 3 पॉइंट देख लिए हैं। 4th पॉइंट आप देखिए इसमें। अब ये जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है ये कहीं ना कहीं यूज में आएगी, है ना। जब हम सवाल करेंगे, जब हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को बहुत डिटेल में समझना चाहेंगे तो ये सारे पॉइंट यूजफुल रहेंगे, राइट। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में हम आपको ये समझाएंगे। चलिए पॉइंट नंबर ये 4 अगर हम ले लें, जैसे हमारे पास इक्वेशन हमें मिली थी k इज इक्वल टू 2.303 अपान टी log बेस 10 a अपान a माइनस एक्स। तो हमें पता है कि ये इनिशियल है, ये कौन सा कंसंट्रेशन है, इनिशियल है, और ये फाइनल है। तो मैथमेटिकल रियल में तो कंप्लीट ही होगी, लेकिन इस चीज को देख करके हम मैथमेटिकली क्या बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगी, है ना। मैथमेटिकली हमें क्या दिख रहा है, हमेशा इनिशियल रहेगा और फाइनल रहेगा। तो मैथमेटिकली ये कभी कंप्लीट नहीं होगी, है ना। ऐसा आपको दिख रहा होगा साफ साफ। तो मैथमेटिकली वी कैन से, मैथमेटिकली we can say comma the first order reaction, the first order reactions will never be completed, reactions will never be completed, ये कभी कंप्लीट ही नहीं होंगी। रियल में तो ऐसा नहीं है, रियल में तो कभी ना कभी ये समय आएगा, रियलिटी में तो ये ट्रू नहीं है, लेकिन ऐसा हमें दिख रहा है मैथमेटिकली, क्योंकि हमेशा इनिशियल रहेगा और फाइनल भी रहेगा, है ना। तो जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, जैसे इसको फॉलो करेगी हर रिएक्शन, पहले हम लोगों ने समझा था। तो ये कुछ इस प्रकार से आप पॉइंट को समझें। रियलिटी में तो कभी ना कभी कंप्लीट हो ही जाएगी। जैसे अगर हम एक पॉइंट नंबर 5 इस पर चर्चा करें, सेम फ्रैक्शन, है ना, सेम फ्रैक्शन ऑफ, हमारे पास क्या है, सेम फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन, in completion of same fraction of reaction does not depend upon initial concentration। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेम फ्रैक्शन का कंप्लीशन ये जो है इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। द टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ सेम फ्रैक्शन ऑफ चेंज इज इंडिपेंडेंट, है ना। तो फॉर कंप्लीशन ऑफ सेम फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन, for completion of same fraction of reaction, इसके लिए इनिशियल कंसंट्रेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फॉर कंप्लीशन ऑफ सेम फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन
इनिशियल कंसंट्रेशन, इसमें जो टाइम लग रहा है फॉर कंप्लीशन ऑफ सेम फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन, इसमें जो टाइम टेकन है, टाइम टेकन, जो टाइम टेकन है, इट इज द इंडिपेंडेंट, है ना, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। कुल मिलाकर के टफ लैंग्वेज से बेहतर है कि हम आपको इसकी मीनिंग ही समझा दें। फॉर कंप्लीशन ऑफ सेम फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन, टाइम टेकन इज इंडिपेंडेंट, इज, मुझे लग रहा है समझ गए होंगे बच्चे, इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन, फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। इस चीज को हम कैसे प्रूव करेंगे, ये कुल मिलाकर के ये कह रहा है कि मान लीजिए ऐसी कोई रिएक्शन है, मान लो कि A गिव्स P, ये प्रोडक्ट बन रहा है। अब सपोज करो कि इसका 1/2 पार्ट, इसका 1/2 पार्ट किसी टाइम t में कंप्लीट हो जा रहा है, 1/2 पार्ट किसी टाइम t में कंप्लीट हो जा रहा है। तो वो जो टाइम है, अगर फिर से 1/2 पार्ट कंप्लीट करना हो तो इसमें जो भी टाइम लगेगा ये इसके इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं है। आओ करके देख लेते हैं। तो यहां से हम ये एज्यूम करें कि फॉर द कंप्लीशन ऑफ हाफ रिएक्शन, टाइम टेकन, let time taken in completion of, let time taken in completion of half of reaction, half of reaction। अगर मान लो let time taken in completion of half of reaction b, कितना टाइम, मान लो इसको हाफ अगर हम यूज कर रहे हैं तो टाइम को जो है हम टी हाफ बोल दें, है ना, तो बी टी। तो यहां से ए जो है वो तो ठीक है, ए ही रहेगा, लेकिन ए माइनस एक्स जो है रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ये A/2 हो जाएगा। तो जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनाया है, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log बेस 10 A/A माइनस एक्स। इसमें जो है अगर हम इस वैल्यूज को, इन वैल्यूज को हम अगर सब्स्टिट्यूट कर दें, है ना, इन वैल्यूज को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, मीन्स दिस K इज इक्वल टू, हम टाइम को टी हाफ जब ले लेंगे तो 2.303 अपॉन टी हाफ, और फिर ये हो जाएगा log बेस 10, तो A/2, तो A से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो log बेस 2 की वैल्यू हो जाती है, यहाँ से टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाइड 0.3010 अपॉन के। यहाँ से जो टी हाफ की वैल्यू आ जाती है वो क्या आ जाएगी आपके पास, 0.693 अपॉन के। तो ये इक्वेशन भी, इसमें आप देखिए कि इनिशियल कंसंट्रेशन शामिल नहीं है इस फार्मूले में, यानी टी हाफ में इनिशियल कंसंट्रेशन शामिल नहीं है। देखिए उसी लिए लिखा गया कि फॉर कंप्लीशन ऑफ सेम फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन टाइम टेकन इज इंडिपेंडेंट, है ना। अब जितना भी टी हाफ, अगर और आगे हम टी हाफ समय इस रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करना चाहें फर्दर, 1 टी हाफ, 2 टी हाफ, 3 टी हाफ, तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना।
तो आइए हम लोग जो है इसके आगे देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां से अगर हम एक ग्राफ बनाएं, यहां से अगर हम ग्राफ बनाएं टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच, हम इस पॉइंट पर हम इस पर टी हाफ रखें, टी हाफ, और यहां पर हम कंसंट्रेशन रखें, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम इस पर रखें तो यहाँ से ये इसके बीच में जो ग्राफ आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है। ये लाइन हमें क्या शो कर रही है कि वैल्यू ऑफ टी हाफ, टी हाफ क्या है? कांस्टेंट है। तो ये लाइन हमें शो कर रही है कि वैल्यू ऑफ टी हाफ डज नॉट डिपेंड अपॉन, डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, राइट। तो ये कुछ ऐसा हमारे पास आ रहा है, राइट। तो यहां से हम लोग जो है हमने पांचवें पॉइंट को समझा, राइट। जैसे अगर हमें इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं पता है ना, तो पॉइंट नंबर 6 देखें आप यहाँ पर। अगर हमें इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं पता है सिंपली, तो अगर T1 टाइम पर जो कंसंट्रेशन है वो A-X1 है, और T2 टाइम पर जो कंसंट्रेशन है वो A-X2 है ना। तो यहाँ से भी हमें K की वैल्यू मिल सकती है। तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 log बेस 10। अब ये तब हमें, जब हमें इनिशियल कंसंट्रेशन ना पता हो, तब हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। तो A-X1 अपॉन A-X2, तो ये भी इक्वेशन, इस भी इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी हमें। अब यदि यहां से हम, है ना, यदि यहां से हम टाइम t, यहां से ये टाइम ड्यूरेशन निकल जाएगा, तो सर्टेन इंटरवल पर जो फाइनल कंसंट्रेशन है या इनिशियल कंसंट्रेशन, इसका टाइम T1 पर जो कंसंट्रेशन है, अगर इस दो में से कोई एक वैल्यू गिवन हो और ये टाइम इंटरवल पता हो, तो ये कुछ कैलकुलेशन इस प्रकार से किया जा सकता है, जिसकी आवश्यकता भी आगे आपको पड़ेगी, है ना। तो अगर हम इस पर विचार करें कि nth फ्रैक्शन कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा, है ना, तो नेक्स्ट जो 7th पॉइंट है उसको हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, तो यहां से पॉइंट नंबर 7 को हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। मान लो यहां से पॉइंट नंबर 7, तो हम यदि इसमें मान लो हम इस इक्वेशन को nth फ्रैक्शन, तो यहां से अगर आप ए जो है क्या है हमारे पास, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ये हमें पता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ये पता है, और ए अपान यन हमारे पास आ जाए, ए अपान यन हमारे पास क्या आ जाए, फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन।
और इसे कंप्लीट होने में जो टाइम लगे मीन्स टी की वैल्यू क्या होगी, टी 1/n। तो 1/n फ्रैक्शन के लिए हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगा, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपान, है ना, टी 1/n log बेस 10, है ना, a अपान a माइनस a/n। यहां से अगर हम a कॉमन ले लें तो देखिए आप टी 1/n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 2.303 अपान के log बेस 10, log बेस 10। तो यहां से ये ए को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/1 माइनस 1/n। इस प्रकार से कुछ आ जाएगा। अगर टी 1/n हमें कैलकुलेट करना है तो हमने क्या कैलकुलेट किया, टी 1/n को कैलकुलेट किया। अब जैसे अगर हमें 3/4 पार्ट अगर कंप्लीट करने में, है ना, 75% अगर रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से एक पॉइंट हमारे पास है 8, अगर रिएक्शन 75% कंप्लीट हो रहा है तो इसका मतलब कितना कंप्लीट हो जा रहा है, 3/4 पार्ट। तो अगर हमारे पास ए इनिशियल कंसंट्रेशन है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3A/4 ये फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगा, है ना। तो यहां से हम आप देखें यहां पर ये फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो यहां से मीन्स 3/4, तो जो टी 3/4 हमें मिलेगा वो मिलेगा 2.303 अपान के log बेस 10। तो यहां से क्या आ जाएगा, यू कैन सी, तो ये हो जाएगा हमारे पास a/a माइनस 3/4a। ठीक है, तो हमें पता है कि ये चीज यहां से क्या हो जाएगी, 2.303 अपान के log बेस 10। तो ये ए कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये सब्ट्रैक्ट होने पर 1/4 बचेगा और 4 ऊपर जाने पर ये क्या आ जाएगा, 4, है ना। ए कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या मिल गया यहां से, अब आप देख लें तो ये चीज टी 3/4 में जो टाइम टेकन है तो ये हमें मिल जाएगा 2.303। अब अपान के, चलिए एक स्टेप हम और लिख देते हैं, log बेस 10 2 टू दी पावर 2 बाहर आ जाएगा, और जब 2 बाहर आ जाएगा तो आप देखें 2 इंटू 2.303 मल्टीप्लाइड 0.3010 अपान के, है ना। तो यहां से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0.693 अपान की, है ना। टी 3/4 की वैल्यू हमारे पास ये निकल करके आ रही है। और ये पूरी ये क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी है आपके पास टी हाफ। तो इसका मतलब कि टी
3/4 इज इक्वल टू 2 इंटू T½ है ना। ऐसे ही 99.99% कंप्लीट होने के लिए 10T½ है ना। अगर हमें 99.9% कंप्लीट करना है रिएक्शन को, तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाइड T½ के इक्वल में समय लगेगा, राइट। तो ये कुछ कैलकुलेशन है जिन पर डायरेक्ट हम जल्दी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। फर्स्ट इस पर बहुत सारे क्वेश्चन लगातार, जो मेन पार्ट है इस चैप्टर का वो यही है। और अब हम जो है एक पॉइंट और कैलकुलेट करना चाहेंगे कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो ये कुछ पॉइंट हमने देखे। मुझे लग रहा है बेटा कि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, तो हम लोग जो है इससे अभी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बेटा ये चल ही रही है, राइट। और इस ये बहुत बड़ी है, तो हम इसके आगे भी देखेंगे। और मुझे लग रहा है कि इस 8 पॉइंट के बाद इस वीडियो को यहाँ रोकना पड़ेगा और आप इसे समझें। नेक्स्ट जो है रेडियो एक्टिविटी प्रेशर से रिलेटेड जो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, उसे हम एक साथ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, राइट।